विषय ये जो 20 लाख करोड़ का महंगा जुमला है वो है। ये जो 20 लाख करोड़ का जुमला है, हमारे मोदी जी जो हैं वो जुमले फेंकने के मामले में बहुत पुराने उस्ताद हैं और उनके बारे में ये माना जाता है कि वो किसी भी भाषण में अगर कुछ बात बोलते हैं तो उसमें से मतलब 8-10 का भाग लगा के ही उस बात को माना जाना चाहिए। लेकिन उनके अपने पैमाने के हिसाब से भी ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा वाला जुमला हो गया है। जो एक शब्द है ना, फेंकू, उनके पैमाने के हिसाब से भी इस बार उन्होंने कुछ इतनी लंबी दूर की फेंक दी कि हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार मित्र हैं दिल्ली में, उनका फ़ोन आया था तो हमने पूछा उनसे कि ये 5 दिन तक लगातार 1.5 घंटे तक हमारी प्याज न खाने वाली वित्त मंत्री निर्मला बहन लगातार 5 दिन तक 1.5 घंटे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर एक्सप्लेन कर रही हैं कि ये 20 लाख करोड़ में क्या क्या शामिल होगा। ऐसा तो कहीं नहीं हुआ, पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार मित्र ने कहा कि असल में मोदी जी इतनी लंबी फेंक गए हैं कि अब पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट वहां पर बैठा हुआ है कि ये 20 लाख करोड़ की ऊंची दे तो गए, अब इसको गिनती में किस तरीके से लाए। तो उन्होंने तमाम सारी चीज़ें जोड़ ली, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। जैसे उन्होंने प्रोविडेंट फंड में जो पैसा जमा किया जाता है सरकार की ओर से, वो भी 20 लाख करोड़ में शामिल कर लिया। बजट में जितने भी काम दिए गए थे वो भी 20 लाख करोड़ में शामिल कर लिए। जितनी योजनाएं पहले से चल रही हैं, इनकी सरकार के आने के पहले से चल रही है, वो भी शामिल कर ली। हम इनको धन्यवाद देंगे क्योंकि दिल्ली में एक जगह पर ऑक्सीजन लेने के लिए ऑक्सीजन कैफे बने हुए हैं। जब ज़्यादा प्रदूषण बढ़ जाता है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो आजकल वो कैफे भी बन गए हैं जिन कैफों में बैठकर आप ताज़ी ऑक्सीजन की हवा ले सकते हैं। उस ऑक्सीजन कैफे की रेट है 150 रुपया प्रति घंटा। वीआईपी कैफेज हैं, बड़े लोग जाते हैं, एयर कंडीशन है। हम धन्यवाद देंगे मोदी जी की वित्त मंत्राणी जी को जो प्याज नहीं खाती हैं कि उन्होंने इस देश का नागरिक जो ऑक्सीजन ले रहा है उसका प्रति घंटा 150 रुपए की हिसाब से वो पैसा 20 लाख करोड़ में शामिल नहीं किया। आपको धन्यवाद देना चाहिए, वरना बाकी सारी चीज़ें शामिल कर ली है। जो मनरेगा चल रहा है वो भी चल रहा है, जो बाकी की राहत योजनाएं चल रही है वो भी चल रही है। 30 लाख कुछ हजार करोड़ का बजट था हमारा पिछले साल का। उस बजट के ज़्यादातर हिस्से में जो बजटरी प्रोविजंस थे, उन प्रोविजंस को भी इस 20 लाख करोड़ में जोड़ लिया गया है। इतना बड़ा फेंक के गए इस बार। लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी थोड़ी सी गहराई में जाने की जरूरत है। ये लोग अपनी वैचारिक धारणा के प्रति बड़े वफादार लोग हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं। आरएसएस के संस्थापकों में से एक थे जिनका नाम था डॉक्टर मुंजे। जब आरएसएस का गठन ही हुआ था, जब हेडगेवार साहब मिलकर इसको गठन करने की शुरुआत कर रहे थे, उस वक्त मुंजे साहब गए थे इटली और जर्मनी। ये वो दौर था जब हिटलर उभार पे था, मुसोलिनी उभार पे था, और ये उनसे सीखने के लिए गए थे। मुसोलिनी के साथ उनकी मुलाकात भी हुई थी, हिटलर के यहाँ भी गए थे, वो नाजी पार्टी को भी देख के आए थे, फासिस्ट पार्टी को भी देख के आए थे। और उसके बाद वो उनका ये ड्रेस जो है, उनका गणवेश लेकर आए, उनका ध्वज प्रणाम लेकर आए, उनकी संगठन की शैली लेकर आए, उसमें किस तरीके से एकल पातशाही चलती है वो लेकर आए। और उन्हीं का एक मंत्री था हिटलर का जिसका नाम था गोएबल्स, जिसका एक मुहावरा आप लोगों ने सुना होगा, जिसने ये कहा था कि एक झूठ को इतनी बार बोलो, 1000 बार बोलो कि वो सच लगने लगे। लेकिन उसने एक बात और कही थी। गोएबल्स को भी पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। आपको मालूम पड़ना चाहिए कि वो जो दुनिया को तहस नहस करने के पापी इरादे के साथ जिन्होंने इस दुनिया के 5 करोड़ लोगों की मृत्यु वाला द्वितीय विश्व युद्ध इस दुनिया पर थोपा था, वो किस तरीके से सोचते थे। उस गोएबल्स ने एक जगह पर कहा था कि झूठ इतना बड़ा बोलना चाहिए, इतना बड़ा बोलना चाहिए कि लोगों को लगे कि यार इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोला जा सकता, ये तो सच होना चाहिए। ठीक उसी तरीके का आजाद हिंदुस्तान का, मोदी जी के कार्यकाल का ही नहीं, आजाद हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा झूठ है, जिस झूठ को 20 लाख करोड़ के पैकेज के नाम पर हमें दिया गया। अपन इसकी बहुत तल्लीनता के साथ, बिना किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह के, जैसा उन्होंने कहा है उसी के आधार पर समीक्षा करने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो यह कि पैकेज की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक उसी तरीके से पहली बात तो यह कि दवाई की जरूरत क्यों पड़ती है। दवाई की जरूरत पड़ती है क्योंकि व्यक्ति बीमार है, और व्यक्ति बीमार है तो उसमें बीमारियां क्या क्या है,
उसका हीमोग्लोबिन कम है क्या, उसका कैल्शियम कम है क्या, उसकी याददाश्त कम हो गई है क्या, उसको चक्कर आते हैं क्या, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है क्या, कहाँ कहाँ उसकी कमजोरी है, इसके आधार पर डॉक्टर उसका पूरे का पूरा निरीक्षण करते हैं और उसके बाद उसके ट्रीटमेंट का एक पैकेज देते हैं। ये जो 25 लाख करोड़ का पैकेज है वो दरअसल इस देश में एक जो असाधारण स्थिति पैदा हो गई है, जो महामारी की वजह से पैदा हो गई है, 90 दिन के इस 50 दिन के लॉकडाउन की वजह से पैदा हो गई है, जिसकी वजह से 80-90% इस देश की आबादी जो है लगभग 105 करोड़ लोग जो है वो मोहताज हो गए। एक ऐसी असाधारण स्थिति पैदा हो गई है जिस स्थिति की वजह से पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जमीन पर आ गई है। ये जो बीमारी पैदा हो गई है देश में, देश की जनता में और देश की अर्थव्यवस्था में, उसको किस तरीके से दूर किया जाना चाहिए, पैकेज इसके लिए लाए जाते हैं। और जैसा कि मोदी जी ने कहा है, ये पैकेज भी उसी के लिए आया है। तो बीमारी क्या है? सबसे पहली बीमारी तो बीमारी है खुद कोविड-19 की बीमारी। हर रोज हर घंटे मामले बढ़ रहे हैं और आप विश्वास कीजिए, बीमारी जो है वो आंकड़ों से ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रही है, क्योंकि आंकड़े हमारे जिस आधार पर आ रहे हैं अपन उस पर बातचीत कर रहे हैं। अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये कहा था कि इस बीमारी के केवल 3 इलाज हैं, एक टेस्ट, दूसरा टेस्ट और तीसरा टेस्ट। जितने ज्यादा टेस्ट होंगे उतना ही ज्यादा इसको फैलने से रोका जा सकता है। और हमारे यहां ठीक यही काम है जो मोदी जी की सरकार नहीं कर रही। जहां बीमारी पहली बार आई, दूसरे देश क्या कर रहे हैं, मैं 2-3 उदाहरण आपको देता हूं। जहां ये बीमारी पहली बार आई चीन में, वुहान प्रांत में, वहां अब चीन में जब ये दोबारा से वुहान प्रांत में लौट कर आई है, तो चीन की सरकार ने यह तय किया है कि अब पूरे चीन की आबादी का, लगभग 150 करोड़ की आबादी है, छोटे मोटे लोग नहीं है, भारत से थोड़ी ज्यादा ही आबादी है उनकी, पूरी आबादी का अनिवार्य टेस्ट किया जाएगा। क्योंकि वो नहीं चाहते कि वुहान में दोबारा से लौट कर आया है तो चीन के किसी भी हिस्से में लौट कर जाए। किसी भी देश की सरकार को इतना जिम्मेदार तो होना चाहिए। स्पेन नाम का एक देश है, यूरोप में है, वहां पर हर 10 लाख लोगों पर 50,000 लोगों का टेस्ट किया जाता है, हर 10 लाख लोगों पर। और हमारे यहां हर 10 लाख की आबादी पर 1,700 टेस्ट हो रहे हैं। बीमारी के मामले में हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है, हम 11वें नंबर पर आ गए हैं बीमारों की संख्या के मामले में। थोड़े बहुत दिनों बाद शायद मौतों की संख्या के मामले में भी हम पहुंच जाएं। अभी अमेरिका नंबर 1 पे है, लेकिन टेस्ट के मामले में हम दुनिया में लगभग सबसे निचले देशों में हैं। इन 213 देशों में अगर नीचे से कोई प्रक्रिया अगर शुरू होगी तो उसमें हमारा नाम निकलेगा। और इसी का नतीजा ये है कि लॉकडाउन के पहले 91 जिलों में, 91 डिस्ट्रिक्ट्स में 191 लोग संक्रमित थे। 50 दिन के लॉकडाउन के बाद जिलों की संख्या बढ़कर 550 हो गई। इस देश के 2/3 से ज्यादा जिलों में यह बीमारी फैल चुकी है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था, कुल मरीज कल सुबह तक 1,12,359 थे, 3,435 मौत हो चुकी थी। हर रोज 3600 नए केस आए हैं 8 मई के बाद, और कल 24 घंटे में 5,000 नए केस आए हैं। और इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में इस टेस्ट के बारे में, इस बीमारी को न फैलने देने के बारे में, इस बीमारी को रोकने के बारे में 1 रुपए का प्रावधान नहीं है। हमारे जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, हमारी जो नर्सेज काम कर रही हैं, हमारी जो आशा उषा की कार्यकर्ता और सहयोगिनी काम कर रहे हैं, हमारे जो लोग मेडिकल प्रोफेशन में एम्बुलेंस के ड्राइवर के रूप में काम कर रहे हैं, या वहां पर जो कंपाउंडर्स हैं, जो वार्ड बॉयज हैं, वो उसमें टेस्टिंग के काम में लगे हुए हैं, ये ज्यादातर लोग 90%, 80% से ज्यादा ये लोग बिना किसी सुरक्षा उपकरण के काम कर रहे हैं। ये राजधानी के अस्पतालों की स्थिति है, तो ग्रामीण इलाकों में क्या होगा? इनके लिए उपकरण चाहिए, इनके लिए पीपीई चाहिए, इनके बचाव का कुछ जरिया चाहिए। डॉक्टर्स इन्फेक्टेड हो रहे हैं, डॉक्टर्स के बीच में संक्रमण हो रहा है, डॉक्टर्स की मौतें हो रही हैं, नर्सेज की मौतें हो रही हैं। ये शहीद हैं
लेकिन ये शहीद एक ऐसी सरकार की नालायकी की वजह से ये शहादत हो रही है जो उनको समय पर वो साधन उपलब्ध नहीं करा पाई जिस साधन की उनको आवश्यकता। हमारे देश में वैसे ही बहुत खराब हालत है हेल्थ की। 1000 की आबादी पर हमारे पास 0.8 डॉक्टर है, 1000 की आबादी पर 0.7 पलंग है। डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी, नई भर्ती की जाएगी, पलंग की संख्या बढ़ाई जाएगी, बेड्स बढ़ाए जाएंगे, इस पर हमारे इस 25 लाख करोड़ के पैकेज में जीरो है। 20 लाख करोड़ का, सॉरी 25 बोल गया था मैं, 20 लाख करोड़ का मतलब होता है 2 के आगे 13 जीरो। इन 13 जीरो में से एक जीरो वो है जिसमें डॉक्टर्स के सुविधाओं के लिए, बीमारी की रोकथाम के लिए और देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कोई भी खर्चा किया जाए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। हमारे यहां स्वास्थ्य पर 1% जीडीपी के 1% से भी ज्यादा कम होता है। उसे बढ़ाकर कम से कम 3% तो किया जाना चाहिए, लेकिन उसको 3% करने की कोई आवश्यकता उन्होंने नहीं समझी। अगर नहीं समझेंगे तो फिर बीमारी कैसे रोकेगी? दुनिया क्या कर रही है देखिए तो सही। आजकल गूगल दबाने के बाद आपको मालूम पड़ जाता है कि दुनिया इस पूरे मामले को लेकर और कोविड-19 को लेकर, कोरोना को लेकर तो न जाने कितनी वेबसाइट्स है जो बहुत सारी जानकारी आपको दे रही हैं। उन सारी जानकारियों को प्रकाश भाई ने कहा है कि मेहनत, लॉकडाउन के बाद शासक वर्ग को लॉकअप करो। बिल्कुल सही बात है। लॉकडाउन के बाद के ऊपर लॉकडाउन के पहले ही करने वाले हैं, 2 आह्वान तो आ गए, लेकिन क्या कर रहे हैं? स्पेन ने सारे अस्पतालों का, निजी हॉस्पिटल्स का राष्ट्रीयकरण कर दिया, नेशनलाइजेशन कर दिया। बाकी के देशों ने, ज्यादातर देशों ने जितने भी निजी हॉस्पिटल्स से उन सब के मैनेजमेंट को अपने हाथ में ले लिया। राष्ट्रीयकरण अगर नहीं किया तो उनके मैनेजमेंट को, कंट्रोल को अपने हाथ में ले लिया। हम क्या कर रहे हैं? हम थाली बजा रहे हैं, हम ताली बजा रहे हैं, हम गाली दे रहे हैं, हम फूल बरसा रहे हैं, हम उस पर वो मोमबत्तियां सुलगा रहे हैं। बस वही नहीं कर रहे हैं जो करना चाहिए। तो पहली बात तो यह कि इस बीमारी को थामने के लिए यह 20 लाख करोड़ का पैकेज जीरो है। उठा के देख लीजिएगा, वित्त मंत्रालय जो प्याज नहीं खाते हैं उनके भाषण में भी आप देख लीजिए। दूसरा बड़ा संकट क्या है? दूसरा बड़ा संकट यह है कि सारे काम धंधे बंद हो गए। आपने बिना किसी तैयारी के लॉकडाउन का नारा दिया। 24-25 फरवरी तक आप नमस्ते ट्रंप करते रहे। उसके बाद अचानक आपको होश आया, आपकी जब पूरी दुनिया भर के कॉरपोरेट के साथ आपके कॉरपोरेट की गोष्ठी हो गई, उसके बाद आपको होश आया, तब तक फैल चुका था। लेकिन उसके बाद सारे काम धंधे हो गए, उद्योग धंधे बंद हो गए। जो रोज काम करते थे, रोज कमाते थे, वो छोटी दुकानें लेकर जो बैठे थे, जो रेहड़ी पे थे, जो खोमचे पे थे, जो सब्जी बेचते थे, दूध बेचते थे, अंडा बेचते थे, उन सब का बेचना खरीदना नामुमकिन हो गया, क्योंकि लॉकडाउन है। कुछ शहरों में तो लॉकडाउन कर्फ्यू की तरह है। इसका नतीजा क्या निकला? CMIE मैन्युफैक्चरर्स का ऑर्गेनाइजेशन है, उस CMIE की रिपोर्ट के अनुसार 14 करोड़ लोग इस देश में बेरोजगार हो गए हैं। 14 करोड़। अजीम प्रेम जी की यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया, वो ऑथेंटिक है। उनके जितने भी सर्वे आज तक आए हैं उनने कुछ न कुछ नए तथ्य इस देश की जनता के सामने दिए हैं। और ये सर्वे इसलिए किए जाते हैं ताकि उसके आधार पर नीतियां बनाई जाएं। अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी का सर्वे ये कहता है कि शहर में 10 में से 8 लोग बेरोजगार हो गए हैं, शहर में काम धंधा करने वाले लोग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि लोगों का काम छिन गया। अब उनके पास जिंदा रहने के लिए, खाना खाने के लिए, जिस मकान में वो किराए पर रहते हैं उसका किराया देने के लिए अब 1 रुपए की आमदनी भी उनके पास नहीं है। इनकी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या करता है 20 लाख करोड़ का पैकेज? जीरो।
ये जो 10 में से 8 लोग शहर में बेरोजगार हुए हैं, जो आंखों के सामने दिखते हैं, हम जब अपने कभी कभार क्वारंटाइन को तोड़ के जब हम अपने ऑफिस की ओर जाते हैं तो उसमें हमारे ऑफिस तक का बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आधा किलोमीटर दूर होगा हमारे घर से, लेकिन जब हम ऑफिस में जाते हैं तो उस रास्ते में कम से कम 150 लोग काम करते थे। कोई मैकेनिक की वर्कशॉप पे था, किसी की पान की दुकान थी, किसी की सब्जी की दुकान थी, किसी की दूध की दुकान थी, किसी का ढाबा था, सब बंद पड़े हुए हैं। वो कहां गए? वो कहां से खा रहे होंगे? इनके लिए कुछ प्रोग्राम है आपके पास? उन्होंने कहा है नहीं, हम उद्योगों में नई जान फूकेंगे, उद्योगों में नई जान फूकेंगे। असल में अगर कहा जाए तो जैसा कि मैंने आपसे कहा ना कि 20 लाख करोड़ में 2 के आगे 13 शून्य होती हैं, 13 जीरो होती हैं। इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में कॉरपोरेट्स के लिए 2 है, जो मिलता है उसका डबल, और बाकी की 130 करोड़ जनता के लिए 13 जीरो है, 13 शून्य है। कैसे? बाजार और उद्योग में जो इस वक्त हो रहा है उसे मंदी कहते हैं, मंदी, रिसेशन। हमारी सरकार अभी रिसेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं करती है, स्लो डाउन का। चलिए स्लो डाउन मान लेते। और ये स्लो डाउन जो है, ये मंदी जो है, वो कोरोना के आने के पहले से थी। कोरोना ने इसे महामारी बना दिया। टेम्पो वाले, निर्माण मजदूर, ऑटो वाले, ये सारे लोग भी बेरोजगार हुए हैं, सही बात है। कामगार, घरेलू कामगार महिलाएं भी जो डोमेस्टिक हेल्प आया करती थी वो भी बेरोजगार हुई हैं। बहरहाल ये मंदी का मतलब ये है कि मंदी पहले से चल रही थी, कोरोना ने उसको और ठप कर दिया। मंदी का मतलब क्या होता है? क्या इतना सा अर्थशास्त्र प्याज न खाने वाली वित्त मंत्री को नहीं मालूम है? जेएनयू में पढ़ी है। हालांकि ये जेएनयू के लिए वह बड़ी दिक्कत की बात है कि जिसने इतनी अच्छी अच्छी मेधाएं दी, नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्री तक दिए, वहां से पढ़ी हुई हमारी प्याज न खाने वाली वित्त मंत्रालय इतना सा अर्थशास्त्र नहीं जानती कि मंदी का मतलब क्या है। मंदी का मतलब है बाजार में माल का अट जाना, उस माल को का न बिक पाना, उस माल को इसलिए नहीं बिक पाना क्योंकि जिन्हें उसे खरीदना है उनकी जेब में पैसा नहीं है। इसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री होने की आवश्यकता नहीं है। मंदी का मतलब है नागरिकों की खरीदने की क्षमता का सिकुड़ जाना। तो अगर बीमारी ये है तो इलाज क्या होगा? इलाज होगा कि लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ाइए। इलाज होगा कि जब आप लोगों की खरीदने की क्षमता जब बढ़ाएंगे तब वो बाजार में माल खरीदने के लिए जाएंगे। बाजार में माल खरीदने के लिए जाएंगे तो बाजार में मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो उद्योग धंधे जहां पर वो माल पैदा होते हैं उनकी पूर्ति को करने के लिए वो उद्योग धंधे शुरू होंगे। जो फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं वो खुलेंगी। अभी 3-4 महीने पहले की खबर थी कि वो छोटा सा बिस्कुट जो 2 रुपए का पैकेट आया करता था वो बिकना कम हो गया है, इसलिए उसके कारखाने के, उस बिस्कुट कारखाने के मालिक ने बिस्कुट कारखाने ही बंद कर दिया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि 2 रुपए भी नहीं है। जो रुपए है वो 2 रुपए किसी और चीज में काम आ रहे हैं। अब वो चाय के साथ बिस्कुट नहीं खा रहा, चाय में दूध भी नहीं डाल रहा। तो अगर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है तो आप जब वो उसकी जेब में पैसा देंगे तो जाहिर सी बात है कि बिस्कुट भी बिकेंगे, कपड़े भी बिकेंगे, साइकिल भी बिकेगी, दवाई भी बिकेगी, सामान भी बिकेगा, बाजार चलेगा, उद्योग धंधे चलेंगे, उद्योग धंधे चलेंगे, फैक्ट्रियां खुलेंगी, फैक्ट्रियां खुलेंगी, छोटे छोटे जो कारखाने जो हैं वो बंद हो गए हैं वो खुलेंगे, उनमें फिर रोजगार मिलेगा। तो एक चेन शुरू होती है, एक गतिशीलता शुरू होती है। 20 लाख करोड़ का पैकेज क्या देता है? 20 लाख करोड़ का पैकेज व्यक्ति की आय बढ़ाने का कोई भी रास्ता नहीं देता। मैं आपको केवल उदाहरण के लिए बता रहा हूं। अमेरिका जैसे पूंजीवादी देश में जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्ति बैठे हुए हैं, वहां पर उन्होंने बाजार के संकट से बचने के लिए हर एक परिवार को, हर एक व्यक्ति को नगद भुगतान करने के लिए चेक भेजना शुरू कर दिया है। अमेरिका अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अपने नागरिकों को नगदी दे रहा है, चेक दे रहा है, चेक ट्रांसफर कर रहा है। न्यूजीलैंड ने यह फैसला लिया कि वहां पे जितने भी दिन काम बंद होंगे उतने काम बंद की दी का पैसा सरकार अपने खजाने में से देगी। और हमारे यहां
रविवार के दिन हमारी सरकार ने मार्च में जो आदेश निकाला था कि जो उद्योग धंधों में मजदूर नहीं पहुंच पाएंगे उनका वेतन दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में मालिक लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा सो कहा, उसको तो भूल जाइए। लेकिन रविवार के दिन हमारी सरकार ने उस पुराने कानून को वापस ले लिया और नया एक आदेश निकाल दिया जिसमें वेतन दिए जाने की कोई बात ही नहीं। तो कैसे आप करेंगे, रास्ता निकालेंगे? जब आमदनी नहीं बढ़ेगी तो आप उद्योग धंधों को जो पैसा दे रहे हैं, उद्योग धंधे करेंगे क्या? कौन सा ऐसा स्टूपिड इंडस्ट्रियलिस्ट होगा जो ऐसे दौर में जब लोगों के पास खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं है तब वो साइकिल बनाएगा? कौन सा ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट होगा जो कंज्यूमर आइटम्स ऐसे दौर में बताएगा जब 80-90% लोगों की आमदनी ठप पड़ी हुई है? इसलिए उद्योगों को भी रीबूट करने के लिए जो कहा गया है वो भी रीबूट होने वाले नहीं है। ये पैसा भी एक उसी तरीके से डूबंत खाते में जाने वाला है, एनपीए बनने वाला है, जो उद्योग घरानों को उन्होंने कर्जा देने की, लोन देने की, सॉफ्ट लोन देने की, कम ब्याज पर लोन देने की बात की। रास्ता क्या है इसका? कभी कभार इतिहास भी पढ़ लेना चाहिए। मैं समाजवाद में विश्वास रखता हूं, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया भी समाजवाद में विश्वास रखती है, लेकिन मैं समाजवादी रास्ता नहीं बता रहा। उसको देखकर बहुत ज्यादा पेट में दर्द होता है। हमारे जो हुक्मरान यहां पर बैठे हुए हैं उनको सबसे ज्यादा उनकी नींद खराब होती है तो समाजवाद की वजह से या समाजवाद की बात करने वाले वामपंथियों की वजह से। चलिए पूंजीवादी रास्ता देख लेते हैं क्या है। आज जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, उस अमेरिका को ऐसा अमेरिका बनाने के पहले एक भयानक महामंदी आई थी। मंदी नहीं, महामंदी। द ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं उसको, द ग्रेट डिप्रेशन। 1933 से लेकर 1939 के बीच में आया। अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट। समाजवादी नहीं थे, भले आदमी नहीं थे, लेकिन उन्हें अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बचाना था। तो क्या किया उन्होंने यही एक न्यू डील का प्रोग्राम लेकर आए, जिसमें मैं जो बात बोल रहा हूं वही बात थी कि लोगों की आमदनी बढ़ाओ। लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो वो बाजार में खरीदारी करने के लिए जाएंगे, बाजार में खरीदेंगे तो उद्योग चलेंगे, उद्योग चलेंगे तो नौकरी मिलेगी और इस तरीके से मंदी दूर हो जाएगी। उन्होंने क्या किया? सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। ये जितने भी हाईवेज दिखते हैं आज, उन हाईवेज को शुरुआत में बनाने का काम वो 1933 से 1939 के दौर के बीच में हुआ था। बड़ी बड़ी सरकारी बिल्डिंगें बनाई गई, पुल बनाए गए, बांध बनाए गए और न जाने कितनी तरीके की सरकारी योजनाएं शुरू करके उनको सरकार की तरफ से बनाया गया और उसमें लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों को रोजगार दिया जो उद्योगों से बेरोजगार हो गए थे। इस तरीके से एक बड़ी मार्केट पैदा हुई, लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर आई और उससे बाहर निकलकर एक ऐसी स्थिति में अमेरिका आ गया। चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध में उसको कम नुकसान हुआ था, इसलिए इस महामंदी से गुजरने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध में चूंकि बाकी की महाशक्तियों को काफी नुकसान हुआ था, तो उस स्थिति का फायदा उठाकर वो दुनिया की सुपर पावर बन गया। रूजवेल्ट का फॉर्मूला ही पढ़ लीजिए, लोगों की आमदनी बढ़ाइए, लोगों को रोजगार दीजिए और ये काम प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता, कॉर्पोरेट नहीं कर सकता, ये काम सरकारी क्षेत्र में ही हो सकता है। 2008 में भी मंदी आई थी, उस मंदी की वजह से चीन तो नहीं डूबा, लेकिन 2008 की मंदी में चीन ने क्या किया? यही किया था। उसने कहा कि मंदी का मुकाबला हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में नहीं कर सकते, अपने देश की मार्केट में करेंगे और बड़े पैमाने पर योजनाएं सरकार ने शुरू की, लोगों को रोजगार दिया, लोगों की खरीदने की ताकत बढ़ाई। मंदी का सबसे कम असर वहां पर पड़ा था। यह कोई नई बात नहीं है। मैं मार्क्स की या एंगल्स की बात नहीं कर रहा या प्रभात पटनायक साहब की बात नहीं कर रहा जो मार्क्सवादी अर्थशास्त्री हैं। मैं कीन्स नाम के एक अर्थशास्त्री की बात करना चाहता हूं जो बिल्कुल दूर दूर तक भी वामपंथी नहीं थे। वो केंजियन इकोनॉमिक्स, जिन लोगों ने अर्थशास्त्र पढ़ा है वो लोग उसको जानते होंगे। उन्होंने ये कहा था कि रोजगार पैदा करना सरकार का काम है और सरकार को ये याद रखना चाहिए कि अगर वो 100 रुपए का अनुत्पादक रोजगार भी पैदा करती है तो उसकी वजह से बाजार में 300 रुपए की गतिविधि होती है। मैं 1 मिनट का समय लूंगा आपको इस बात को समझाने के लिए। उन्होंने कहा था कि 100 रुपए रोज पर एक आदमी को काम पर रखा जाए, उससे कहा जाए कि 4 घंटे तक तुम
3x4 का गड्ढा खोदोगे और बाकी के 4 घंटे तक उस 3x4 के गड्ढे को भरोगे। इस तरीके का अनुत्पादक काम अगर देते हैं तो उसकी वजह से उसकी जेब में जो तनख्वाह, जो वेतन जाता है, जो 100 रुपए की मजदूरी जाती है, उस मजदूरी में से वो सब्जी खरीदने के लिए जाता है, एक सब्जी वाले की बिक्री होती है, उससे वो खाना खरीदने के लिए जाता है, आटा खरीदने के लिए जाता है, आटा वाले की बिक्री होती है, कुछ दिन बाद वो उससे कपड़े खरीदने के लिए जाता है, कपड़े वाले की बिक्री होती है। उसके उस 100 रुपए की वजह से बाजार में 300 रुपए की हलचल शुरू हो जाती है, अर्थव्यवस्था चल निकलती है। इतनी सी बात नहीं मालूम क्या निर्मला जी को? मालूम है, लेकिन करना नहीं है। इस पूरे पैकेज में इस तरीके के रोजगार के सृजन की कोई बात नहीं है, जबकि हिंदुस्तान के, भारत के ज्ञात इतिहास में इतने कम समय में इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारों की पैदाइश नहीं हुई जितने 14 करोड़ बेरोजगार निकल कर आए हैं CMI के अनुसार। और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के मुताबिक शहर में काम करने वाले 10 में से 8 लोग बेरोजगार हो गए इस लॉकडाउन की वजह से, और लॉकडाउन के बाद भी उन्हें किसी भी तरीके की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। कॉरपोरेट को पैसा देंगे, उद्योगों को पैसा देंगे, 8 घंटे काम की जगह 12 घंटे काम का कानून लेकर आएंगे। इस सबके बाद भी करोगे क्या? जब जो माल पैदा करोगे, जब वो माल बिकेगा ही नहीं तो कैसे मंदी दूर होगी? इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये पूंजीवाद भी नहीं है, ये दरबारी पूंजीवाद है, जिसके लिए अंग्रेजी में शब्द है क्रॉनी कैपिटलिज्म। लेकिन ये दरबारी पूंजीवाद है, और दरबारी पूंजीवाद का मतलब ये होता है कि खजाने के जितने भी गहने हैं वो आपस में बांट लिए जाए, अपने दरबारियों को बांट लिए जाए, उनको रईस बना दिया जाए, वो दरबारी रईस हो जाए, और महल के बाहर जो पूरा देश है, उस महल के बाहर के पूरे देश को भूखों मरने दिया जाए, और एक दूसरे को अहोरूपम अहोध्वनि करते करते खुश करते रहे। यह है दरबारी पूंजीवाद। इतने डॉलर बिलियनर्स हो गए, इतने डॉलर खरबपति हो गए, इस पर हम लोग मुग्ध हैं, दरबार में बैठे हुए लोग। लेकिन बाकी की जनता क्या खा रही है, क्या पी रही है, इसकी चिंता नहीं है। ये भूल गए हैं कि देश महल नहीं है, देश महल में बैठा हुआ दरबार नहीं है। देश 130 करोड़ लोगों की जनता है जो इस वक्त भूखी है, जो इस वक्त बेरोजगार है, और जिसके करोड़ों भाई इस वक्त भी 50 दिन लॉकडाउन के होने के बाद भी अभी भी पैदल पैदल भूख से बिलबिलाते हुए सड़क पर जा रहे हैं। इनके लिए पहली काम होना चाहिए था। हम लोगों ने उन्हें 3 तरीके की योजनाएं दी हैं। फौरी काम, तात्कालिक काम, उसके बाद मध्यावर्ती उपाय क्या करने चाहिए, मिड टर्म क्या हो, उसके बाद दूरगामी किस तरीके की नीतियां बननी चाहिए, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट क्या हो। फौरी काम में सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि जितने भी गैर आयकर दाता हैं, उन सारे गैर आयकर दाताओं के खाते में 7,500 रुपए 3 महीने तक लगातार डाले जाए। दूसरा काम यह करना चाहिए था कि जितने भी परिवार इस देश में हैं, उसमें हर परिवार को प्रति व्यक्ति, प्रति राशन कार्ड नहीं, प्रति परिवार नहीं, प्रति व्यक्ति 10 किलो का राशन दिया जाए, और वो अगले 6 महीने तक लगातार दिया जाए, ताकि भोजन पर होने वाले उसके खर्चे की बचत हो सके। और इस राशन में उसको दाल भी दी जाए, इस राशन में उसको नमक भी दी जाए। इस राशन के लिए केरल की सरकार ने जिस तरीके की 17 वस्तुओं की किट दी है, यहाँ चावल बांटे जा रहे हैं। अकेला चावल किससे खाएगा? रोटी एक बार नमक और चटनी के साथ खाई जा सकती है, लेकिन चावल के साथ के लिए दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए। वो सब नहीं दे रहे, इन सबको दिया जाए। और ये दोनों काम अगर किए जाएंगे तो उसके बाद जो मिड टर्म के जो प्रोजेक्ट हैं वो अगर किए जाएंगे तो उससे बाहर निकल सकते हैं। 1 रुपया नहीं है इन कामों के लिए। ये सब करने की बजाय कॉरपोरेट के लिए ज़्यादा लोन देंगे, सस्ती ब्याज पर लोन देंगे, उन्हें सब्सिडी देंगे, उनकी ब्याज घटा देंगे, उनकी ब्याज की वसूली स्थगित कर देंगे, श्रम कानून खत्म कर देंगे ताकि मजदूरों को दी जाने वाली वेतन कम हो जाए। बहुत रोना रो रहे हैं MSME का, ये जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जो कुटीर उद्योग हैं और मध्यम उद्योग हैं, उनके लिए हमने 3 लाख करोड़ दिए हैं। अरे उन्हें 3 लाख करोड़ की जो कोई जरूरत नहीं है। 5,40,000 करोड़ रुपया उनका छोटे और
लघु और कुटीर उद्योगों का इस देश की सरकार और कॉरपोरेट कंपनियों पर बकाया है, उसका ही भुगतान कर दो, वो अपने आप पैरों पे खड़े हो जाएंगे। ये विदेश से जो लेकर आ रहे हो माथे पे लगाने वाली बिंदी और हाथ में पहनने वाली चूड़ी से लेकर पापड़ और बड़ियां तक, इन सारी चीजों की आमद पर अगर आप लोग दगा दें तो आपकी इस पूरी की पूरी समस्या जो है वो इन एमएसएमईज की, लघु उद्योगों की जो है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। उसको करने की बजाय हमने किया, और दरअसल एमएसएमई की भी जो लिमिट बढ़ाई है उसका मतलब यह है कि कॉरपोरेट कंपनियां ही अब लघु उद्योगों के नाम से अपनी छोटी छोटी फ्रेंचाइजी खोलेंगी और सरकार की योजनाओं का जितना पैसा है वो उसी को हड़प ले जाएंगी। तो ये जो दवा लेकर आए हैं ये बीमारी से ज्यादा खतरनाक है। ये 20 लाख करोड़ का पैकेज कितना 20 लाख करोड़ का है वो अपन आखिर में बात करेंगे, लेकिन ये जिसको दवा बता रहे हैं वो दवा दरअसल बीमारी से ज्यादा खतरनाक है। और तीसरा सवाल जिस पर बोले नहीं, और हमें बहुत ताज्जुब हुआ, हमें वैसे कोई अपेक्षा बहुत अच्छी उनसे कभी रही नहीं, लेकिन हमें लगा था कि लोग मर रहे हैं, ट्रेन से कट रहे हैं, रास्ते में कुचले जा रहे हैं, बसें कुचल के चली जा रही हैं, छोटे छोटे से टेम्पू और मेटाडोर में 100-100, 150-150 लोग बैठ कर जा रहे हैं। हमें उम्मीद थी कि उनके प्रति हमदर्दी और संवेदना का एक वाक्य इस देश का प्रधानमंत्री बोलेगा। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि उनकी चिंता में नहीं है वो लोग। और ये लोग लाखों नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है कि अगर पूरे देश भर से निकलने वाले लोग करोड़ों नहीं हो। मध्य प्रदेश के 3 जिलों से, छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से हमारे पास पिछले 1 सप्ताह में फोन आए हैं, जिसमें झारखंड के जाने वाले वर्कर्स की बात थी। कहां से चले आ रहे हैं? बंबई से चले आ रहे हैं। कहां से चले आ रहे हैं? सूरत से चले आ रहे हैं। बंगाल की अभी सैकड़ों की संख्या में वर्कर्स हैं जो अभी भी लॉकडाउन में मध्य प्रदेश के कम से कम 11 जिलों में फंसे हुए हैं, जिनके लिए भोजन की, राशन की व्यवस्था हमारे तमाम सारे संगठनों के साथियों ने की। अभी भी ये लाखों लोग फंसे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लॉकडाउन में सुबह 4 बजे से लेकर 9 बजे तक किसी भी हाईवे पर जाइए, मेला सा लगा रहता है। इनका क्या होने वाला है? इनमें बच्चे भी हैं, इनमें बूढ़े भी हैं, गर्भवती महिलाएं भी हैं, सामान सर पर ढोती हुई बेटियां भी हैं। ये मारे जा रहे हैं, इनका क्या होने वाला है? इतना बड़ा महापलायन पूरे देश भर के पैमाने पर इस देश ने कभी नहीं देखा। 5000 साल के लिखित इतिहास में कभी नहीं देखा। 1947 में भी नहीं देखा। 1947 में सेक्टर वाइज था। ये पूरे देश में एक साथ चलने वाले जो है वो किसी ने नहीं देखा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्या बर्ताव कर रहे हैं आप उनके साथ? झारखंड के मजदूर मारे जाते हैं एक्सीडेंट में उत्तर प्रदेश में। उन मरे हुए मजदूरों की लाशें जिस तरीके से ये मुझे कहते में भी बहुत दिक्कत है ये बात, लेकिन जैसे सड़े हुए आलूओं की बोरी फेंक दी जाती है ट्रक के कोने में, एक कोने में उन मरे हुए मजदूरों की लाशें फेंक दी गई हैं, एक तिरपाल डाल दिया गया है और उनके बगल में ही उस दुर्घटना में घायल हुए लोग भी बैठे हुए हैं और उस खुले हुए डंपर और ट्रक में उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने उनको भेजा है झारखंड। ये बर्ताव कर रहे हैं भारतीयों के साथ, उनकी चिंता में नहीं है। मतलब जीते जीते उनको कोई सम्मान मिला ही नहीं, लेकिन मरने के बाद भी उनकी देह के साथ भी अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है। मैंने अखबार में पढ़ा कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने इस पर सख्त आपत्ति की है। बहुत अच्छी बात है, आपत्ति करना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि इन मृतदेहों को झारखंड की सीमा में पहुंचने के बाद सम्मानजनक तरीके से उनके परिवारों तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन उनको जीवित वापस लाने के लिए भी तो कुछ कीजिए। कितना करोड़ों रुपए का कोष लिए हुए बैठी हैं सरकारें, सैकड़ों की संख्या में रेलगाड़ियां चल जाती, हवाई जहाज से लाए जाएंगे विदेश से वापस, लेकिन अपने देश के लोग पैदल पैदल जाएंगे। एनीवे, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, और वो बात यह कि ये वापस जाते हुए मजदूर जब गांव में पहुंचेंगे तो गांव का क्या होगा उसकी कल्पना कीजिए। उनको क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। क्वारंटाइन के लिए गांव में स्कूल भी हैं, पंचायत के भवन भी हैं, कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे वो छोड़िए उसको, लेकिन इससे 3 असर होने वाले हैं गांव पर। पहली बात तो ये कि ये जितने भी लोग बाहर काम करते थे, चाहे वो सूरत में हो, चाहे वो बेंगलोर में हो, चाहे वो किसी भी महानगर में हो, ये सारे के सारे लोग सिर्फ काम नहीं करते थे। इस देश के 90% मजदूर और कर्मचारियों का
एक पांव गांव में रहता है हमेशा। उनके मनी ऑर्डर पर या बैंक ट्रांसफर पर चलते हैं उनके गांव में बचे हुए परिवार, जिसमें माता पिता भी हैं और ज्यादातर मामलों में पत्नी और बच्चे भी हैं। अब जब वो मनी ऑर्डर रुक जाएगा, जब वो आमदनी रुक जाएगी, तो गांव का क्या होगा? एक बात। और दूसरी बात यह कि जब वो गांव में पहुंच जाएंगे तो गांव में बोझ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? गांव के संसाधन बटेंगे कि नहीं बटेंगे? गांव में पहले से ही रोजगार नहीं है। उसके बाद ये बेरोजगार लोग जब पहुंच जाएंगे तो वहां पर क्या होगा? उनके लिए क्या है? कुछ है? सिर्फ लफ्फाजी। प्याज न खाने वाली वित्त मंत्री निर्मला जी ने कहा है कि जो मनरेगा का काम है, ग्रामीण रोजगार गारंटी का काम है, उस ग्रामीण रोजगार गारंटी के काम को 40% बढ़ाया जाएगा। वेरी गुड। लेकिन पिछले 6 साल से उस मनरेगा के लिए जो केंद्र सरकार से फंड आता है वो तो लगातार घट रहा है। तो ये 40% काम अगर बढ़ जाएगा तो उसका भुगतान कहां से होगा? पैसा कहां से बटेगा जब सरकार घटाती जा रही है? क्या 40% काम के अनुपात में मनरेगा की योजना में कोई पैसा बढ़ा है सरकार ने? 0। ये लफ्फाजी नहीं है तो क्या है? ये इस 130 करोड़ जनता के साथ ये क्रूर मजाक नहीं है तो क्या है? और किस गांव की जनता के साथ आप मजाक कर रहे हैं? जो गांव पहले से ही तबाह हो चुका है, जहां की खेती पहले से ही बर्बाद हो चुकी है, जिसकी रबी की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कीमत नहीं मिली है। सरसों हो, चाहे गेहूं हो या कोई और फसल हो, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से 30 से 40% कम रेट पर बेचनी पड़ी है किसानों को। जहां किसान आत्महत्या का पर्याय बन चुके हैं, जहां खेती पूरी तरीके से अलाभकारी हो चुकी है, उस पर आपका 20 लाख करोड़ का पैकेज खेती की उपज के खरीदी का निजीकरण करता है। मतलब अब न्यूनतम समर्थन मूल्य और स्वामीनाथन आयोग भूल जाइए। अब खेती की खरीद को भी करने के लिए, उपज को भी खरीद करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां जाएंगी। एफडीआई दे दी गई है, विदेशी कंपनियां जाएंगी, और किस रेट पर माल खरीदा जाएगा गांव के गरीब से आप लोग समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, इस 20 लाख करोड़ के पैकेज के साथ मोदी जी ने कहा है ना कि ये अवसर है, ये महामारी हमारे लिए अवसर है। ये अवसर कॉरपोरेट के लिए सारी जितनी भी बाधाएं थी कानून में लिखी हुई, उन सारी बाधाओं को खत्म करने का एक अवसर है। और इसके लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को भी खत्म कर दिया उन्होंने, जिसके जरिए इस देश के लोगों की खाद्यान्न सुरक्षा सुरक्षित की जाती थी, ताकि कंपनियां सारा चावल इकट्ठा करके, बिहार के सारे चावल को, झारखंड के सारे चावल को इकट्ठा करके सस्ते मोल पर खरीद कर किसी दूसरे कोने में जाके जमा न कर दें और बिहार और झारखंड के लोगों को भूखा न मरना पड़े। इसके लिए इसेंशियल कमोडिटी एक्ट था, उस एक्ट को भी खत्म करने का फैसला ले लिया। तो इसमें किसान को कुछ बोला नहीं है, बल्कि उसकी जो बची खुची खाद्य सुरक्षा थी, उसकी फसल के बारे में जो बचा खुचा नियम था, वो भी खत्म हो गया है। ये है वो आपराधिक फिलॉसफी जिसको उस दिन भाषण में कहा गया था कि ये महामारी हमारे लिए अवसर बन के आई है। अवसर किस बात का? लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ, इन चारों में बोल्ड रिफॉर्म किए जाएंगे। मजदूर के कानून तो खत्म कर ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हो गए, हिमाचल प्रदेश में हो गए, मध्य प्रदेश में हो गए और न जाने कितने राज्यों में हो गए। और बाकी की जहां पर बीजेपी की हुकूमतें नहीं है वहां पर भी करने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार ने भी कुछ न कुछ किया होगा। कल को ये आफत जो है वो झारखंड में भी आएगी। लेकिन उसके बाद क्या किया जा रहा है? उसके बाद जो बाकी संवैधानिक अधिकार है वो भी सिकोड़ देंगे। तमाम सारे लोग गिरफ्तार पड़े हुए हैं, कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है, कोई मानवाधिकार नहीं है, पकड़ के जेल में डाल दिया, कोई सुनवाई नहीं है। उन सारे कानूनों को भी खत्म कर देंगे। लैंड रिफॉर्म के नाम पर जमीन हड़प लेंगे। और सबसे बड़ा जो हमला है वो इस वक्त है देश के संघीय ढांचे पर, फेडरल स्ट्रक्चर पर। राज्य सरकारों से कोई सलाह नहीं ली जा रही, राज्य सरकारों को कोई मदद नहीं दी जा रही, बल्कि जीएसटी का भी पैसा उनसे इस आपदा के समय में भी जबरदस्ती वसूलने का काम किया जा रहा है। जो राज्य संकट में फंस गए हैं अपनी जनता को बचाने की वजह से, जो अपनी जनता को राहत दे रहे हैं, उन लोगों से ये कहा जा रहा है कि कोई बात नहीं है, रिजर्व बैंक से कर्जा लीजिए। और रिजर्व बैंक ने कर्जे की दरें, राज्यों को दी जाने वाली कर्जे पर रिजर्व बैंक ने कर्जों की दरें जो है वो मार्केट रेट की कर दी है। साहूकारी हो रही है इस आपदा के दौर। 3 तरह के झूठ होते हैं, ऐसा कहा गया है। एक होता है झूठ,
एक होता है सफेद झूठ और तीसरा होता है आंकड़ों का झूठ। ये जो महाझूठ है 20 लाख करोड़ का, वो दरअसल आंकड़ों का झूठ है। इसमें जितने भी बजट में खर्चे बताए गए थे वो सारे जोड़ दिए गए, जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं थी वो सब जोड़ दी गई, उनको जोड़ जाड़ कर 20 लाख करोड़ के आसपास बना दिया है। तमाम सारे अर्थशास्त्रियों ने, सरकार के समर्थक समझे जाने वाले अर्थशास्त्रियों ने भी आकलन करके ये बताया कि दरअसल सरकार ने इसमें कुल मिलाकर 1,80,000 करोड़ से लेकर 2 लाख करोड़ के बीच में पैसा जोड़ा है। बाकी के सारा बजट में पहले से ही था, योजनाओं में पहले से था। जीडीपी का 1% से भी कम पैसा जोड़ा गया है, जिसको मोदी जी ने कहा था कि 10% जीडीपी हम खर्च करने वाले हैं। इस देश की जीडीपी आज की तारीख में होती है 2,11,000 करोड़ रुपया, 1%। और ये 2 लाख से भी कम है, तो 1% जीडीपी से भी कम है। ये लोग ये सोचते हैं कि जिस तरीके से उनके भक्त हैं, जिन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल करना पूरी तरीके से बंद कर दिया है और बुद्धि को कहीं पे दफनाया है, उसी तरीके की भारतीय जनता है। न वो सोचती है, न वो समझती है, इसलिए उसको कुछ भी झांसा देंगे। 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ तो वो उसको मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हुआ क्या, लेकिन ये स्थिति कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। हम लोग जब कहानी पढ़ा करते थे, पंचतंत्र की कहानियां और दूसरी कहानियां बचपन में हिंदी में, तो एक कहानी आया करती थी ढपोर शंख की। उस ढपोर शंख के बारे में ये कहा जाता था कि उसके सामने आप बैठकर मानिए कि मुझे भूख लग रही है, 2 रोटी दे दो, तो ढपोर शंख कहेगा कि 2 रोटी क्यों मांग रहे हो यार, 4 रोटी ले लो। आप कहेंगे ठीक है तो 4 दे दो, तो वो कहेगा 4 क्यों मांग रहे हो, 8 ले लो। और उस तरीके से आप उसकी संख्या को दोहराते जाएंगे, वो आपकी संख्या को डबल करता जाएगा। रोटी न देना है, न रोटी के बारे में बात करना है। लेकिन एक अच्छी बात थी ढपोर शंख के साथ कि वो आपसे कुछ लेता नहीं था, केवल लफ्फाजी करता था। लेकिन ये जो है वो ढपोर शंख से आगे वाली प्रजाति के हैं, ये है निचोड़ शंख। ये देंगे कुछ नहीं, लेकिन निचोड़ देंगे। श्रम कानून इसकी एक वानगी है। 27 नवंबर 1942 को इस देश में पहली बार 8 घंटे कानून का मसौदा रखा गया था और पारित किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रखा था और उस वक्त उन्होंने कहा था कि 12 घंटे के काम को 8 घंटे किया जाता है, 8 घंटे काम से ज्यादा नहीं ले सकते, एक। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि जो भी 8 घंटे काम करने के बाद मजदूर को जो तनख्वाह मिल रही थी उसको कम करेगा, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, वेतन कम नहीं कर सकते। तो ये जो निपोड़ संघ है, ये जो निचोड़ संघ है, उन निचोड़ संघ ने श्रम कानून बदल दिए, मंडी एक्ट बदल दिया, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बदल दिया, किसान को बर्बाद कर दिया, मजदूर का शोषण बढ़ा दिया। और ऐसा 20 लाख करोड़ के पैकेज में ऐसी चीजें लेकर आए हैं कि जहां पर कॉरपोरेट और विदेशी पूंजी पिछले 70 साल में नहीं गई, वहां भी उन्होंने उस विदेशी पूंजी और कॉरपोरेट पूंजी को पहुंचाने का फैसला कर दिया। कहां जाएगी? डिफेंस पे जाएगी, जहां हथियार बनते हैं, टैंक बनते हैं, बम बनते हैं, गोले बनते हैं, देश की सेना के लिए जो माल सप्लाई होता है, अब वहां भी विदेशी पूंजी आएगी, कॉरपोरेट आएंगे विदेश के। एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में भी जाएगी, आणविक ऊर्जा के क्षेत्र में भी, आणविक क्षेत्र में भी जाएगी। जितने भी पब्लिक सेक्टर है सब बेच दिए जाएंगे, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो बीएचईएल हो, चाहे वो ओएनजीसी हो। जितने भी पब्लिक सेक्टर से सबको बेच देंगे। ऐसा कोई इलाका नहीं है इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में। जाइए उनके भाषण में मत जाइए कि तेलुगु में कैसे बोलते हो, इसमें में कैसे बोलते हैं। ये कुल मिलाकर उस सोच पर हमला है जिस सोच को उन्होंने कहा है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। ये आत्मनिर्भरता है। हमने खड़े किए थे भाभा एटॉमिक सेंटर, हमारे देश के लोगों ने खड़े किए थे ये तमाम सारे पब्लिक सेक्टर, हमारे देश के लोगों ने खोदी थी कोयला खदानें। जब दुनिया की कोई भी विदेशी कंपनी हमारे यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी, कह रही थी हमारा माल खरीद लो, अपना उद्योग मत बनाओ। आज उन सबको बेचकर आप उनको ला रहे हैं यहां पर। यह आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता आजादी की लड़ाई का वाचवर्ड था। दादा भाई नौरोजी ने उस जमाने में लिखा था कि अंग्रेज किस तरीके से लूट कर ले जा रहे हैं, और उन्होंने कहा था कि अगर भारत से लूटा हुआ माल भारत में ही रहने दिया जाए तो हम ब्रिटिशों की जो संपन्नता है उसका भी मुकाबला करने के लायक संसाधन जुटा सकते हैं, अगर हमारी लूट बंद कर दी जाए।
आप दोबारा से उनको लूटने के लिए आ रहे हैं। हमारे संविधान के आधारभूत स्तंभों में लिखा हुआ है कि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जाएगा। ये आत्मनिर्भरता का नाम लेके उसको ठीक वही उसका उल्टा काम करने वाले हैं, हर जगह पर उसको ला रहे हैं। एक डॉक्टर साहब थे जो इस बात के लिए बदनाम थे कि वो मरीज को खून चढ़ाया करते थे। बहुत ज़्यादा बीमार हो, तुम्हारा खून चढ़ाना पड़ेगा। तो मरीज कहता था खून कहाँ मिलेगा डॉक्टर साहब, अब यहाँ तो कहीं पे है नहीं। तो वो उसी का खून निकालकर उसी को चढ़ा दिया करते थे। ये ठीक वैसा ही इलाज है कि एनीमिया का शिकार है मरीज, उसी का खून निकालकर उसी को चढ़ा नहीं रहे हैं, उसमें से आधा चुराकर देशी और विदेशी कॉरपोरेट्स को दे रहे हैं। इस पैकेज की आड़ में मोदी जी ने जिसको अवसर कहा है, वो अवसर है सारे के सारे पब्लिक सेक्टर को बेच देने का अवसर। ये गंभीर बात है और ये आत्मनिर्भरता के खिलाफ है। और कुल मिलाकर 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो दरबारी पूंजीवाद के सामने अपने दरबारियों, जिनके टेलीविजन चैनल और अखबारों के जरिए ये महामानव बने हैं, जिनके व्यक्तित्व को उभारा गया है, उन दरबारियों को खुश करने के लिए, उन कॉरपोरेट कंपनियों को खुश करने के लिए 130 करोड़ जनता और हमारे देश की सारी संपत्ति और दौलत को परोसा जा रहा है। यह है 20 लाख करोड़ का पैकेज। आखिरी बात, इसी दौर में वो जघन्य साजिश भी हो रही है जिस जघन्य साजिश को करने के लिए दुश्मन देश अरबों रुपया खर्च करते हैं, देश की जनता की एकता को तोड़ना। उस काम को खुद सरकार, उसमें बैठी हुई पार्टी और उसके जो लघुए भगुए संगठन है, उनकी ओर से किया जा रहा है। अपने हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ाया जा रहा है, जिस हिंदुत्व का हिंदू धर्म के साथ, हिंदू धर्म की परंपराओं के साथ कोई रिश्ता नहीं। कोरोना को टोपी पहनाई जा रही है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। कोरोना के दौर में तबलीगी जमात निजामुद्दीन मरकज में नहीं होनी चाहिए थी। अनुमति किसने दी थी? अमित शाह ने। मुंबई की सरकार, मुंबई में होने वाली थी, मुंबई की सरकार ने अनुमति देने से मना कर दिया था कि इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है, हम किसी बाहर के व्यक्ति को नहीं आने देंगे और इतने सारे लोगों को इकट्ठा भी नहीं होने देंगे। आपने अनुमति दिल्ली में की, लेकिन तो भी मान लिया 24 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, बहुत गैर जिम्मेदारी के काम था। बाकी क्या हुआ? जी न्यूज में कितने मिले अभी? 29 तो वो बता रहे हैं, न जाने कितने लोग होंगे कोरोना पर। तो हॉटस्पॉट क्या निकला? निजामुद्दीन का मरकज या जी न्यूज? उसको भी छोड़िए। आज से 3 दिन पहले 7,171 केस थे अहमदाबाद में। अहमदाबाद पूरा सील्ड है, अब न जाने कितने हो गए होंगे। क्यों फैल गया अहमदाबाद में? 24-25 फरवरी को सैकड़ों की संख्या में लोग ट्रंप के साथ आए थे। 1 लाख के आसपास लोग आपने इकट्ठा किए थे। हवाई जहाज में बैठकर आई थी बीमारी। गुजराती बहुत सारे उद्योगपति भी हवाई जहाज में ट्रंप के साथ साथ आए थे, वो फैला के चले गए। आज पूरा अहमदाबाद सील्ड है, नाकाबंदी की जा चुकी है, बजा रहा है वो कोरोना से। वो जिन 3 शहरों में गए, आगरा में और दिल्ली में और अहमदाबाद में, उन तीनों शहरों की हालत खराब हो गई। जह पांव पड़े ट्रंपन के तहते बंटा ढार। आप पहना रहे हैं उसको टोपी। ये कोरोना हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। ये कोरोना अभी हिंदू मुसलमान का मामला किया है। अब थोड़े दिन बाद जब ये ग्रामीण इलाकों में फैलेगा, थोड़े दिन बाद ये पूरे देश भर में फैलेगा, तो इनका यही पालतू मीडिया कहेगा कि ये जो बाहर से लौट के आए मजदूर थे, न जाने कितने जिले पार किए, न जाने कितने प्रदेश पार किए, ये लेके आए हैं बीमारी। अरे बीमारी हवाई जहाज पर बैठकर आई है और तुम्हारी लापरवाही की वजह से आई है और तुम्हारी गैर जिम्मेदारी की वजह से फैलती चली जा रही है। लेकिन ये काम कर रहा है। पहले उन्होंने सांप्रदायिकता वाला मामला लिया, उसके बाद अब वो मनुस्मृति को लेकर आएंगे कि ये गंदे बदबूदार कपड़े पहनने वाले मजदूरों की वजह से फैली है। वो अपने हिंदुत्व के एजेंडे को, जो दरअसल मनुस्मृति का फिजिकली म्यूटेटेड वर्जन है वायरस का, उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी लोग असहमति रखते हैं सब जेल भेजे जा रहे हैं। अरे कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन बाबा साहब के पौत्र दामाद डॉक्टर प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े को जेल भेजा जा रहा है, गौतम नवलखा को जेल भेजा जा रहा है।
उन बुद्धिजीवियों को जिन्होंने सरकार की नीति से अपनी असहमति व्यक्त की थी, उनको जेल में डाला जा रहा है। तो आप इस मौके का इस्तेमाल भी असहमति को कुचलने के लिए और एक तरीके की वैचारिक तानाशाही लाने के लिए कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सहित तमाम सारे विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप का भुगतान नहीं किया जा रहा है, उनको असहाय छोड़ दिया गया है। मोदी कहते हैं कि कहा था पहले, बाद में वापस ले लिया, कि जो कारखाने नहीं चल पाएंगे वहां के मजदूरों का भी वेतन मिलना चाहिए। और यहां पर आपने खुद अपने यहां पर काम करने वाले, अपने यहां पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के स्कॉलरशिप को, वजीफे को, छात्रवृत्ति को रोक लिया है, जिस पैसे की वजह से वो वहां पर जिंदा रहते थे। ये क्या तरीका है? ये अवसर है जिस अवसर का इस्तेमाल करके वो इस देश में अपनी असहमतियों को पूरी तरीके से कुचलने का काम कर रहे हैं। इसलिए सवाल केवल कोरोना की महामारी भर का नहीं है। हर मोर्चे पर विफल मोदी सरकार इस देश को भूखा प्यासा रखने के अलावा, बेरोजगार बनाने के अलावा दो जघन्य काम और कर रही है। एक तो अमेरिका और विदेशी कॉरपोरेट कंपनियों को इस देश के सारे सुरक्षित और संवेदनशील इलाकों में बुलाकर पूरे भारत की आर्थिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता को खतरे में डाल रही है। जिसको अवसर कह रहे हैं मोदी, वो अवसर कॉरपोरेट कंपनियों और अमेरिकी कंपनियों के लिए अवसर है, जिनसे मोदी कितना डरते हैं ये आपने महसूस कर लिया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर पत्रकार वार्ता में दुनिया की प्रेस के सामने धमकी दी कि इतने हवाई जहाज भर के दवाई भेजो, और हमने बिना उसका प्रतिवाद किया और कहा कि अगर नहीं भेजोगे तो सबक सिखा दिया जाएगा, रिटेलिएशन होगा, और हमने भेज दी। ये इस देश की हालत कर दी। तो पहली बात तो यह कि ये पूरी देश को अमेरिकी और विदेशी पूंजी की मातहती कबूल करने की ओर ले जा रही है और असुरक्षित कर रही है। दूसरी बात जो ज्यादा गंभीर है, इससे भी ज्यादा गंभीर, क्योंकि अंग्रेजों से हम निपटे थे और अमेरिका से भी निपट लेगी इस देश की जनता, वो मोदी जी की मोहताज नहीं है। लेकिन दूसरी जो गंभीर बात यह है कि इस जमीन पर रहने वाले लोगों ने, जिसने बाद में भारत देश का रूप लिया 1947 में आके, एक राजनीतिक भौगोलिक आइडेंटिटी बनी हमारी, इस जमीन पर 7000 साल पुरानी जो सभ्यता थी, उस सभ्यता की जितनी भी अच्छाइयां हैं, जो भी हासिल है, जो भी सकारात्मक है, उस सब को खत्म करके एक काला गहरा अंधेरा लाने की कोशिश की जा रही है। मिस्टर मोदी और उनकी बीजेपी के नेताओं को पता नहीं इस देश की संस्कृति के बारे में पता है कि नहीं पता, लेकिन हम जिस माहौल में बड़े हुए हैं उस माहौल में कहा जाता था डग डग रोटी पग पग नीर। हर कदम पर आपको रोटी मिलेगी, हर कदम पे आपको पीने के लिए पानी मिलेगा। और ये 1000 मील की यात्रा करते हुए, पैदल चलते हुए, भूख से बिलबिलाते हुए जो लोग जा रहे हैं, उन्हें कहीं रोटी कहीं पानी पिलाने के लिए आपकी सरकारें नहीं दिख रही हैं। जहां दिख रहे हैं नौजवान कार्यकर्ता, नवयुवतियां दिख रही हैं, वामपंथी आंदोलन के कार्यकर्ता दिख रहे हैं जो अपनी सीमित क्षमताओं के साथ बैठे हुए हैं। आज मैंने देखा कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के हमारे जो साथी हैं वो दवाइयाँ और सैनिटाइजर बांटने के लिए हाईवे पर बैठे हुए हैं। कहीं पर तमाम सारे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस के जो समझदार साथी हैं वो बैठे हुए हैं। जनसंपर्क समूह के नाम पर यहाँ पर भी ये काम चल रहा है। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के लोग बांट रहे हैं, कुछ खाना कुछ राशन बांट रहे हैं, कुछ जगह पे ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता हैं, कुछ जगह पर किसान सभा के लोग हैं। सरकारें कहीं नहीं है। तो डग डग रोटी पग पग नीर वाली जो अच्छाई थी उसको खत्म कर दिया है और बर्बरता के भेड़ियों के लिए इस पूरे देश को रौंदने के लिए उन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन भेड़िए और इंसान में एक बुनियादी फर्क है। मैं बिल्कुल आखिरी बात कर रहा हूं, और वो बुनियादी फर्क ये है कि भेड़िया मशाल नहीं जला सकता, इंसान मशाल जला सकता है। इसलिए ये समय है जब इन भेड़ियों की आमद को अगर रोकना है तो मशाल जलानी होगी। अभी 2 दिन पहले डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के नौजवानों ने पूरे देश भर में उन मांगों को लेकर विरोध कार्रवाइयां की थी। लॉकडाउन के बावजूद जो मांगे मैंने अभी आपके बीच में बोली हैं, जिनमें से कुछ मांगे स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से अभी कल या परसों के दिन पूरे देश भर में
विरोध कार्रवाइयां की थी उन विद्यार्थियों से जिनसे स्कूल छीन लिए गए, कॉलेज छीन लिए गए, जबरदस्ती फीस वसूल ली जा रही है और वो जिस सार्वजनिक शिक्षा में पढ़ा करते थे उस सार्वजनिक शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, उसके विरोध में एसएफआई ने भी ये कार्रवाई की। किसान मजदूर संगठन लगातार जूझ रहे हैं, कभी किसान सभा का आह्वान आता है, कभी सीएचयू का आह्वान आता है और अभी तो उस विरोध को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी 10 केंद्रीय श्रम संगठनों ने मिलकर, जिसमें सीटू शामिल है, जिसमें एटक शामिल है, जिसमें इंटक शामिल है, जिसमें एचएमएस शामिल है, इन 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों ने मिलकर आह्वान किया है कि 22 मई के दिन मतलब कल पूरे देश भर में प्रदर्शन किए जाने चाहिए और वो मांग की जानी चाहिए जो मांगे इस पूरे 20 लाख करोड़ के पैकेज के धांधली और घपले के छोड़ के वास्तव में इस देश की जनता को राहत देने वाली हो सकती है, जिनके कुछ जिक्र मैंने भी आपके बीच में किया। तो 22 मई के दिन मजदूरों की यह कार्रवाई होने वाली है और 27 मई के दिन देश के 234 किसान संगठन मोर्चा खोलने वाले हैं दोबारा से। अभी उन्होंने 14 तारीख को कार्रवाई की थी मजदूर आंदोलन की एकजुटता में, फ्रंट लाइन पे डटे हुए वर्कर्स के लिए किसान सभा की ओर से कार्रवाई थी वो। उसके बाद ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति 234 का जो संगठन है उन्होंने अपनी 10 मांगों को लेकर 16 तारीख को कार्रवाई की थी। अब दोबारा से वही 234 संगठन अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के साथ मिलकर 27 मई को मोर्चा खोलने वाले हैं। ये जो लड़ाइयाँ हैं वो लड़ाइयाँ हम सबकी लड़ाइयाँ हैं, साझी लड़ाइयाँ हैं। इस सब के खिलाफ हमें मैदान में उतरना पड़ेगा और जितना बड़ा झूठ है उससे ज़्यादा बड़ी एकता बनाकर, जितना गहरा अंधेरा है उससे ज़्यादा ताकतवर रोशनी दिखाकर, जैसा कि प्रकाश विप्लव जी ने बीच में बोला था, लिखा था यहाँ पर, उस तरीके से लॉकडाउन के बाद इस देश की मेहनतकश जनता को, इस देश के शासक वर्ग को लॉकअप में डालने की तैयारी करनी पड़ेगी और ये साबित करना पड़ेगा कि देश कॉरपोरेट कंपनियों का नहीं है, देश इस देश की एकता को हिंदू मुसलमान और अवर्ण सवर्ण के नाम पर तोड़कर मनुस्मृति के राज को दोबारा से वापस लाने की कल्पना करने वालों का नहीं है। देश उन महान लोगों की परंपरा का है जिनका प्रतिनिधित्व डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारत की जनवादी नौजवान सभा करती है, जो 1919 में भारत की नौजवान सभा के नाम पर भगत सिंह जैसे तमाम सारे नौजवानों ने मिलकर गठित किया था। वही परंपरा आज भी कायम है और तुम उस भगत सिंह के भारत को अगर दोबारा से बिखेरने या दोबारा से गुलाम बनाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा मुकाबला किया जाएगा। ये संदेश 22 मई को भी जाना चाहिए, 27 मई को भी जाना चाहिए और लॉकडाउन खुलने के बाद भी इस लड़ाई को तेज करना चाहिए। आप सभी साथियों ने मेरी बात काफ़ी देर तक सुनी, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।